हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के साथ, जो कि बात करता है कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बहुत आराम से एक एक चीज़ सुनिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एएस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा तो ऑडिट के लिए एएस हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, सबसे पहले कंटीजेंसीज का मतलब क्या होता है। देखिए, कंटीजेंसीज का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इवेंट्स ऑन बैलेंस शीट date, the result of which is not known. Result will be known on happening or non-happening of event. ये जरा मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड इट कैन बी गेन और लॉस। मतलब अब मैं सबसे पहले देखता हूँ एग्जिस्टिंग इवेंट ऑन बैलेंस शीट डेट। सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर 16-17 है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो जो 31 मार्च है आपका, उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट डेट। अब मैं सारे एग्जांपल्स में 31 मार्च बोलूँगा, तो आप समझ जाइएगा मैं बैलेंस शीट डेट की बात करूँ। द रिजल्ट ऑफ विच इज़ नॉट नोन। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज यहाँ पर 20 मार्च को हमारे एक डेटर हैं, उनके प्रीमाइसेस में आग लग गई। ठीक है, 31 मार्च को सिचुएशन ये है कि कोर्ट के सामने एप्लीकेशन जा चुकी है कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए। कोर्ट के आगे ये एप्लीकेशन लगा चुके हैं कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए। कोर्ट का भी कुछ डिसीजन नहीं आया है, किसी थर्ड पार्टी ने या इन्होंने खुद ने एप्लीकेशन लगा दी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर के लिए। तो एक एग्जिस्टिंग इवेंट बैलेंस शीट डेट पर है, जिसका रिजल्ट अभी नहीं पता क्या होगा। रिजल्ट विल बी नोन ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आया है। कोर्ट ने भी पूछा है सबसे पहले कि इंश्योरेंस कंपनी से कि आप इस पे कितना क्लेम दोगे। ठीक है, अभी रिजल्ट के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। रिजल्ट विल बी नोन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड इट कैन बी गेन और लॉस। गेन और लॉस मतलब, देखिए, गेन और लॉस, सपोज आपने किसी पे केस कर रखा है, पेंडिंग है 31 मार्च को, तो हो सकता है आप जीत भी जाओ, हो सकता है हार भी जाओ। वहां से समझो आपको गेन और लॉस समझ में आएगा। यहां तो ऑब्वियसली लॉस की सिचुएशन है कि आपसे डेटर की रिकवरी नहीं हो पाएगी। समझ में आई बात? तो एग्जिस्टिंग इवेंट्स ऑन बैलेंस शीट डेट जिसका रिजल्ट नहीं पता, रिजल्ट पता लगेगा ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, और इट कैन बी गेन और लॉस। बट AS4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कवर अप करता है कंटीजेंट लॉसेस को, वो कंटीजेंट गेन्स को कवर अप नहीं करता। अब कंटीजेंट लॉस भी अगर मैं बात करूं तो दो तरह के होते हैं, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, या मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखता हूं, कंटीजेंट लॉस भी आपके दो तरीके के होते हैं। इट मे बी रिलेटेड फ्रॉम असेट और इट मे बी रिलेटेड फ्रॉम लायबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आपके ऊपर केस कर रखा है और आपकी कंपनी के ऊपर 10 लाख का कंपनसेशन का केस कर रखा है, तो दिस इज व्हाट आउटस्टैंडिंग, या बेटर वर्ड, अगर क्लेम हो रखा है
फॉर कंपनसेशन, ये आपको देना पड़ेगा, ये आपकी लायबिलिटी से रिलेटेड है। रिलेटेड फ्रॉम असेट, फॉर एग्जांपल आपके डेटर है, इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन फाइल है, तो इससे किस पे फर्क पड़ेगा, आपके डेटर्स पे। एएस जो रिलेटेड फ्रॉम असेट होते हैं दैट आर कवर्ड बाय AS4, बट ऐसे कंटीजेंसी जो लायबिलिटीज से रिलेटेड होती हैं दैट आर कवर्ड बाय AS29, वो हमारी AS29 से कवर होती हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो हम कंटीजेंट लॉस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, रिलेटेड फ्रॉम एसेट्स। बात समझ में? अब यहां तक समझने के बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट पे हम इसके आते हैं। देखिए बेसिकली एएस कहना क्या चाहता है। सपोज 2016-17 जो कि आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चला, ठीक है, 31 मार्च 70, मैं कहता हूं 20 मार्च को कोई कंटीजेंसी हुई, ठीक है, 31 मार्च को वो कंटीजेंसी अपीयर कर रही है, यस और नो। अब अगर आपको पता है जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप्रूव किया 20 जून को, अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एएस ने वर्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूज किया हुआ है, जो कि कंपनीज के केस में कौन होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स, इंडिविजुअल के केस में कौन होगा, सोल प्रोप्राइटर। अब ये जो कंटीजेंसी अपीयर हो रही थी, अगर ये मेटेरियलाइज हो जाती है, सपोज 30 अप्रैल को आपके जो डेटर हैं वो एक्चुअली में इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, एक्चुअली में इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो आपको ये जो 30 अप्रैल को डेटर इंसॉल्वेंट हुए हैं, दो लग रहा होगा कि ये फाइनेंशियल ईयर कब हुए हैं, 17-18 के अंदर हुए हैं, बट इस चीज को आपको एडजस्ट करना है इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17। मेन फोकस इस एएस का सारा इसी चीज पर है कि अगर इफ एनी इवेंट हैपन्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द बुक्स आर approved by board of directors, of which contingency was appearing on balance sheet date, जिसकी कंटीजेंसी अपीयर कर रही थी कब, बैलेंस शीट डेट पर, तो वो कहलाएगा हमारा एडजस्टिंग इवेंट। मतलब वो दो अगले फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, बट हम उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही एडजस्ट करेंगे, मतलब विल बी एडजस्टेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, नॉट इन करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर से मतलब जिस ईयर में वो इवेंट हुआ है। ये आपके एएस का मेन क्रक्स है जो मैंने आपको बताया, इसलिए इस पे मैं कंटीजेंसी की बात कर रहा था। अब मैं लाइन से सिस्टमैटिक सेंस में
सारी बातें करता हूँ। मेन मैंने अभी आपको मेन एएस का क्रक्स बता दिया कि बेसिकली हम ये जो कंटीजेंसी की बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं कि कंटीजेंसी अगर बैलेंस शीट पेज पे दिख रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ अप्रूव हो रहे हैं, इस दौरान वो कंटीजेंसी मेटेरियलाइज हो गई तो मैं उसको एडजस्ट पिछले साल करूंगा, इस साल नहीं करूंगा। बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, सपोज 2016-17 है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 10 अप्रैल को डेटर जो है, मैं कहता हूं डेटर को एक मेजर लॉस हो गया बाय फायर और वो 30 अप्रैल को इंसॉल्वेंट हो गया। दो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव हुए 30 जून को, बट जो मैं पढ़ता हूं उस हिसाब से ये क्या कहलाएगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि जो कंटीजेंसी है, कंटीजेंसी वॉज नॉट अपियरिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। कंटीजेंसी जो है वो बैलेंस शीट डेट पे अपीयर नहीं कर रही थी। तो मेन चीज़ ये है कि बैलेंस शीट डेट पर उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी सिचुएशंस दिखनी चाहिए। अब आते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। तो सबसे पहले मैंने देखा कंटीजेंसी रिलेटेड फ्रॉम असेट है, कब है, ऑन बैलेंस शीट डेट, ठीक है। और एक तरह का क्या है वो, कंटीजेंट लॉस है, हो सकता है कंटीजेंट गेन भी हो, उसकी मैं बात करूंगा, चाहे वो असेट से रिलेटेड है, उसकी मैं बात करूंगा आपसे AS29 में, इसलिए मैं उसकी भी बात यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, वो AS29 में आता है। तो रिलेटेड फ्रॉम असेट है ऑन बैलेंस शीट डेट कंटीजेंट लॉस, तो उसका सबसे पहले आप नेचर आइडेंटिफाई करोगे। अब नेचर क्या हो सकता है, इट कैन बी प्रोबेबल, रीजनेबल और रिमोट। अब ये क्या है सर, प्रोबेबल, रीजनेबल, रिमोट? प्रोबेबल इज मोर लाइकली देन नॉट, मतलब होने के ज्यादा चांसेस हैं ना होने से। बैलेंस शीट डेट पर डेटर की एप्लीकेशन कोर्ट में जा चुकी है, 99% चांसेस हैं वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा, क्या बोलूँगा, प्रोबेबल। तो ऑन 31 मार्च यू विल क्रिएट द प्रोविजन, क्या बनाओगे आप, प्रोविजन। रिमोट है, एप्लीकेशन जा चुकी है बट शायद 1% चांस है कि इंसॉल्वेंट हो, रिमोट चांसेस हैं, इग्नोर। रीजनेबल, बिटवीन प्रोबेबल एंड रिमोट, 30% चांसेस हैं शायद इंसॉल्वेंट हो जाए, 70% नहीं होगा। तो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में आप इस चीज़ का डिस्क्लोजर कर देंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ा इशू है ऑडिट का। मैनेजमेंट कहती है रिजनेबल दिखाओ, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओ, क्योंकि अगर ऑडिटर कहता है प्रोबेबल दिखाओ, क्योंकि प्रोविजन दिखा दिया, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन दिखा दिया, बुक प्रॉफिट कम आएंगे, सीधे मार्केट धड़ाम। इसलिए मैनेजमेंट कोशिश करती है किसी भी तरीके की कंटीजेंसी रिलेटेड फ्रॉम असेट ऑन बैलेंस शीट दिख रही है तो उसको वो दिखा देती है रिजनेबल, और नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। बट ऑडिटर इस चीज़ को बड़े केयरफुली चेक करता है कि कहीं वो प्रोबेबल तो नहीं है, कहीं उसका प्रोविजन बनवाने की ज़रूरत तो नहीं है। और मैं आपको बता दूं, स्पेशली ऑडिट के एस्पेक्ट से आप ये बात ध्यान रखना, अगर कंटीजेंट लॉस असेट से रिलेटेड है
तो क्या लगेगा, AS4 लायबिलिटी से रिलेटेड है, उसका प्रोविजन AS29 में पढ़ाऊंगा तो लगेगा AS29। ये AS लिखते हुए ध्यान रखना, गलती से वाइसा वर्सा लिख दिया पूरे नंबर वहीं जीरो हो जाएंगे, और ऑडिट में बहुत पूछा जाता है। अगर मैं असेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दूं तो सबसे बड़ा एग्जांपल वही आता है आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, circumstances of which were appearing on balance sheet date। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग। एग्जाम्पल, सपोज कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 10 लाख रुपए की, अब ये उसकी कॉस्ट है, उसकी मार्केट वैल्यू घट के 8 लाख रह गई है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग? देखिए, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हुई है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इसके सर्कमस्टांसेस आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि ये हमारे पास ऑलरेडी अपीयर कर रहे थे 31 मार्च को, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। समझ में आई? अच्छा, एक चीज और, जब आप यहां पर देखिए एक वर्ड क्या था, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या है? आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब है आफ्टर बैलेंस शीट डेट but up to the date accounts are approved by competent authority। यहीं आप लिख लीजिए एक बार, ताकि अगली बार सारी दिमाग में इमेज क्लियर हो। तो ये हो गया आपका एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, दिस एंड दिस। अब सपोज मैं आपके साथ एक दो सर्कमस्टांसेस डिस्कस कर रहा हूं। एक इवेंट हुआ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कंटीजेंसी was not appearing on balance sheet date। आपने कहा ये तो सिंपल है, बट ये ऐसा इवेंट हुआ, सपोज आपके बिजनेस में एक मेजर लॉस बाय फायर हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो कंटीजेंसी वाज नॉट अपीयरिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, जिससे गोइंग कंसर्न एजम्पशन पर ही एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि आगे गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो हो पाएगी या नहीं। तो भैया वहां पर AS4 क्लियर कहता है कि मैनेजमेंट एंड ऑडिटर विल डिसाइड वेदर इट इज reasonable to follow this assumption। अगर नहीं, अगर आपने कहा यस, तो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखा दो, कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। बट नहीं तो फिर ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट किस पर दिखाओगे? विल बी शोन एट मार्केट वैल्यू। तो फिर आपको सारी आइटम्स बैलेंस शीट की, अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन पर ही क्वेश्चन मार्क है तो फिर किस पे दिखानी पड़ेंगी? बैलेंस शीट पर। बात समझ में आई? तो ले देकर सारी कहानी यहां पर आती है, इवेंट अकरिंग आफ्टर
बैलेंस शीट डेट. Contingent loss, it can be contingent gain. If it was the contingent loss, हमने 31st मार्च को उसे क्लासीफाई किया होगा either as probable, reasonable या remote. इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. कंटीजेंट लॉस हुआ 31 मार्च को, उसकी कंटीजेंसी दिख रही थी. कौन सी कैटेगरी में आपने क्लासीफाई किया मुझे इससे मतलब नहीं है. कंटीजेंसी दिख रही थी तो वो एडजस्टिंग इवेंट है. कंटीजेंसी नहीं दिख रही थी तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. ठीक है. बट गोइंग कंसर्न एजम्पशन पर क्वेश्चन मार्क है तो फिर सब कुछ उठाकर मार्केट वैल्यू पे दिखा दोगे. ठीक है. और कंटीजेंसी नहीं भी दिख रही थी बट मेजर लग रहा है थोड़ा सा, तो आप उसे बोर्ड रिपोर्ट के अंदर या नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखा सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, कि किस मेटेरियलिटी, मतलब अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी, वो किस लेवल तक मटेरियल है. बट एडजस्टिंग तो वो किसी भी एंगल से नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट नहीं होगा. और लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है, प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रपोज्ड डिविडेंड को AS4 हमारा कहता है कि इट इज़ एन adjusting event, though it is declared in board general meeting that is conducted after the board meeting, but still मतलब प्रॉफिट्स जो होते हैं लास्ट ईयर के होते हैं, इस बेसिस पर इसको हम कह देते हैं कि एक एडजस्टिंग इवेंट है. तो दिस वाज योर AS4. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए. एंड on Google Grooming Education Academy you can rate us and subscribe the channel for the latest updates. Already AS 19 and 20 have been uploaded. You can watch these videos on this channel. All the best.